सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। इसी पढ़ाई को और ज़बरदस्त बनाने के लिए आज से हम चालू करेंगे MCQ सीरीज़ ऑन पॉलिटी। तो पूरी पॉलिटी को हम MCQ फॉर्म में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म्स में भी कवर करेंगे। हम पहले वीडियो फॉर्म में पूरा कवर कर चुके हैं, एलेबोरेटिवली पूरे लेक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं, हर चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अब उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये सीरीज सिर्फ क्वेश्चंस की रहेगी। एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी एग्जाम के लिए नहीं है, दीज आर हेल्पफुल फॉर ऑल दी एग्जाम्स। हर क्वेश्चन का अलग अलग लेवल होगा, तो अकॉर्डिंग टू दी लेवल वो हर एग्जाम में काम आएंगे। हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ईजी लेवल क्वेश्चन भी होंगे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, देन हाई लेवल और डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन भी होंगे। तो आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम में पॉलिटी आ रही है, ये जो कंटेंट है वुड बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। क्लियर है? तो इसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के मत समझ के ट्राई करना, इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको इंडियन पॉलिटी पूरी की पूरी आनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, और जहां जहां वो एग्जाम में आ रही है आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं इन टेस्ट सीरीज के साथ। सो नो एग्जाम स्पेसिफिक बट दी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी हम ये करेंगे MCQs। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए आपके वीडियो देखे हुए होने चाहिए या आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं इंडियन पॉलिटी पे तो नो बिग डील, अगर आपको आता है तो भी आप डायरेक्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं या ये वीडियो सीरीज को ज्वाइन करके देख सकते हैं आप आराम से सारे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको आता नहीं है और आप रैंडम टेस्ट करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज देखने के लिए टेस्ट देना चाहते हैं या MCQs देखना चाहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले पढ़ लो ताकि आपको भी अच्छा लगे, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन लगे कि भैया मेरे को आता है तो मैं कुछ अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और एक तरीका होता है कि मैं सुनूं, सिर्फ ये बोले जा रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स दिए जा रहे हैं, इससे मुझे याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले जिन्होंने वीडियो देख रखे हैं वो डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं है तो पहले आप वीडियो सीरीज को कंप्लीट कीजिए, फिर ही इन क्वेश्चन सीरीज को आप चालू करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और फीचर हम लेके आए हैं, मतलब लेके तो क्या आए हैं, काफी टाइम से है अब हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो हमने टाई अप किया है IQ अरीना ऐप पे। IQ अरीना ऐप ऐसी है कि जो आपको टेस्ट, अगर आपको सब्जेक्ट कॉन्क्रीट नॉलेज है तो वहां पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। उस ऐप पे जाके आप टेस्ट दे चुके हैं, दे सकते हैं। वो जो ऐप है आपको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी और iOS प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको IQ अरीना डाउनलोड करनी है। IQ अरीना पे जाके परचम क्लासेस के जो पेपर हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नो वरीज कि कैसे जाना है, आप यहाँ से क्लिक करिएगा, यू विल बी डायरेक्टली डायरेक्टेड टू दी IQ अरीना ऐप। वहां जाके आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, उस सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स या पैसे आप जीत सकते हैं। क्लियर है? तो एक टेस्ट की कीमत है 10 रुपए। वीकली टेस्ट होगा हर सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री का टेस्ट भी होगा, पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, साइंस का भी होगा, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और जो सब्जेक्ट अभी नहीं है उधर, वो भी धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे। बट इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू पीपल कि आपको 10 रुपए वीकली सीरीज में देने हैं, और इससे आप, अगर आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं तो आप ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, अपने चाय पानी का खर्चा भी निकाल सकते हैं या अपनी पढ़ाई का, किताबों का खर्चा भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे है। जैसे ड्रीम 11 होता है हमारे क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में, आजकल आप देखते होंगे बहुत ड्रीम 11 IPL चल रहा है, तो ड्रीम 11 के काफी सारे ऐड आते हैं। हाउसएट है, MPL, ऐसी जो सीरीज है, बेसिकली फैंटेसी लीग। तो जिसको क्रिकेट की नॉलेज है वो ड्रीम 11 हाउसएट पे जाके अपनी टीम बना सकता है और फिर प्राइजेस जीत सकता है। तो सिमिलरली जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आप IQ अरीना के ऐप पे जाएं, परचम क्लासेस के पेपर देखें, 10 रुपए की एंट्री फीस दें और उस पेपर को अटेम्प्ट करें। अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, लीडिंग बोर्ड पे आ जाता है, तो यू विल बी गेटिंग एक्साइटिंग प्राइजेस, जिससे आपका चाय पानी का खर्चा निकल जाएगा या फिर आपकी पढ़ाई का, किताबों का खर्चा निकल जाएगा धीरे धीरे। पर इसमें आपको एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आप सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो तो ही अटेम्प्ट करो, तो ही जाके दो। ऐसे नहीं कि 10 रुपए का तिलक लगा के आना है अपने को, अपन बेवजह दे के आ रहे हैं। सिर्फ वही बच्चा जाके पेपर दे जिसको चैप्टर आता, जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है या जिसने पढ़ रखा है। और नहीं पढ़ रखा तो पहले पढ़ ले, पहले सारा अटेम्प्ट कर ले, वीडियो देख ले, क्वेश्चन सीरीज देख ले, फिर उसके बाद जाके वहां पे पैसा लगाए ताकि उसको कुछ फायदा हो, वो कंपटीशन में आज नहीं कल तो कुछ जीत सके। 10 रुपए डुबाने नहीं जाना हमारे को, ये ध्यान रखना। भले ही छोटा अमाउंट है पर इसको डुबाना नहीं है। वीक में एक बार टेस्ट होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन संडेज, तो आप जब जाके टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर है? सो दिस वाज IQ अरीना, मैं ऐप का नाम लिख देता हूं, IQ अरीना
विथ परचम। इधर आपको परचम के पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनके भी पेपर आपको मिल जाएंगे या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के भी मिल जाएंगे। बट आप जाके सीधा परचम का भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे सब सब्जेक्ट के आपको पेपर मिल जाएंगे। चलिए, तो ये तो थी कहानी अनाउंसमेंट। अब अपन चालू करते हैं एमसीक्यू सीरीज। तो एमसीक्यू सीरीज उसी सीक्वेंस में होगी जिस सीक्वेंस में आपके वीडियो सीरीज थी। तो जो जो चैप्टर वहां पे आया उसी सीरीज में अब हम चैप्टर वाइज हमारा एमसीक्यू भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा हिस्ट्री या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम 1773 जब से रेगुलेटिंग एक्ट आए टू 1947। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1935 के आगे करेंगे विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं अगर आपको नहीं आता तो, क्योंकि समझ वहीं आएगी, यहां तो सिर्फ ब्रीफिंग होगी या तो ऊपर से हम गुजरेंगे। ठीक है, मेन सारी डिटेल कहां पे आएगी, आपको वीडियो में आएगी। अब्बा डब्बा चब्बा है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्लीज पहले वीडियो देखें, पहले चैप्टर पढ़ें, वीडियो देखें, नहीं तो आप किताब में से पढ़ें और उसके बाद आके यहाँ पे एमसीक्यूज को ज्वाइन करें जिससे आपकी हेल्प प्रॉपरली हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पेन तो सिलेक्ट कर लें एक बार अपन, वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, हमारा जो संविधान बना है उसकी हिस्ट्री क्या है, या उसको कहां से हमने चालू किया, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था कि जो हमने हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो इस तरीके का क्यों बना है। क्लियर है? तो इसके लिए हमें उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। क्लियर है? तो यहां पे मैं पहले आपको क्या कर देता हूं, पहले मैं आपको हाईलाइट दे देता हूं। ठीक है, पढ़ तो हम डिटेल में चुके ही हैं वीडियो पे, अब मैं थोड़ी सी आपको हाईलाइट दे देता हूं। जो जो एक्ट आए इस दरमियान, जब ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ पे, जब कंपनी रूल था, फिर क्राउन रूल हुआ, तो जो जो एक्ट आए और उस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट आई विल बी लेइंग डाउन हियर एज हाईलाइट, कि आपको पता पड़ जाएगी मेन क्या था। तो जिनको आता है वो तो वापस उनका रिवाइज हो जाएगा, रिकनेक्ट कर लेंगे कि हाँ यार ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारी डिटेलिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कृपा करके पहले आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करके आए, नहीं तो समय अगर आपके पास ज्यादा है, कमी नहीं है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? तो एक बार मैं आपको हाईलाइट्स दे देता हूं सारी। तो जो हमारी कहानी चालू होती है, जैसा आपको पता है कि सन 1600 के अराउंड ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आती है फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। किसके लिए आती है? धंधा करने के लिए आती है, व्यापार करने के लिए हमारे देश में एंटर होती है। लेकिन सन 1600 के बाद धीरे धीरे इनके ग्राउंड यहाँ पे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इनकी फुटिंग स्ट्रांग हो जाती है, फुट होल्ड इनका स्ट्रांग हो जाता है, तो दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इनटू दी पॉलिटिकल अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। चलाने की बात, देश चलाने वाली बात पे आ जाते हैं, क्योंकि पैसा तो ये कमाते हैं, रसूख वाले हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है 100-150 साल में, तो ये रूलिंग पार्ट पे आ जाते हैं, या फिर आप गवर्नेंस पार्ट पे भी धीरे धीरे एंटर करने लग जाते हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन भी अपने पूरे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कहानी चालू होती है वो करीब होती है 1765 के आसपास। ठीक है, 1765 में। अभी आपको हल्का सा बैकग्राउंड दे रहा हूं, फिर एक एक एक्ट पे आएंगे अपन। तो 1765 में बैटल ऑफ बक्सर, और इसी दरमियान इनसे 1-2 साल ऊपर नीचे 2-3 बैटल्स होती हैं ब्रिटिशर्स की विद द इंडियन लोकल रूलर्स। जो इंडिया के खुद के रूलर्स थे, राजे रजवाड़े थे, उनसे इनकी लड़ाई होती है। उस टाइम मुगल राज था, तो ज्यादातर मुगल एरियाज में इनकी बैटल हुई। तो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लेसी, एंग्लो इंडियन वॉर इस टाइम दरमियान हुई, और बैटल ऑफ बक्सर इन 1765 के बाद इनको हमारे यहां पे मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। तो दीवानी राइट क्या है? दीवानी राइट, मैं प्रेम की दीवानी हूं, करीना कपूर वाली दीवानी नहीं है। ये दीवानी राइट्स हैं लैंड एंड रेवेन्यू राइट्स। ठीक है, सिविल राइट्स एंड रेवेन्यू राइट्स ब्रिटिशर्स को। तो ये बैटल ऑफ बक्सर में राजा को हराते हैं, वहां के जो एम्परर है उनको हराते हैं, और वहां से दीवानी राइट्स इनको अलॉट कर दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स को। तो दीवानी राइट्स क्या है? बेसिकली टैक्स कलेक्शन राइट है, कि लोकल पब्लिक से टैक्स ये लोग इकट्ठा करेंगे ब्रिटिशर्स और अपने काम में लेंगे। क्लियर है? सो दीवानी राइट्स होने से क्या होता है, इनकी पॉलिटिकल फुट होल्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और अब ये गवर्नेंस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अब ये 2-3 वॉर होती है इनकी, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, देन आपका एंग्लो मैसूर वॉर। तो इससे क्या होता है, इनके रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 100-150 साल में पैसा तो खूब कमा लेती है भारत देश से, लेकिन ये जो पैसा है ये डायरेक्टली जाता है इनके ऑफिसर्स की जेब में। कंपनी इटसेल्फ नुकसान में आ जाती है, कंपनी इटसेल्फ नुकसान में आ जाती है, और कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट भी घोषित कर देती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन ये पैसा गया जेबों में इंसान के, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स के। ठीक है, ना कि ऑफिसर्स के, ना कि डायरेक्टली कंपनी एज ए एंटाइटी के पास पैसा गया।
तो कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है और ब्रिटिश क्राउन से बोलती है कि भैया हमें आप लोन के तौर पे 1 पाउंड हमें लोन दें ताकि हम हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैरी ऑन कर सकें भारत देश में। अब ब्रिटिश क्राउन बोलता है कि भारत तो भाई सोने की चिड़िया है, इतने सालों से तुम यहां पे हो, अब तो तुम्हारी पॉलिटिकल होल्डिंग भी हो गई, तुम्हारे पास दीवानी राइट्स भी हैं, अब तुम टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग के अलावा, तो फिर क्या परेशानी है, तुम क्यों लॉस में जा रहे हो। ये बात ब्रिटिश क्राउन के समझ में नहीं आती। हालांकि ब्रिटिश क्राउन अपने एम्बिशन पूरे करने के लिए क्या करता है, कोई बात नहीं, हम आपको 1 मिलियन पाउंड का लोन हम आपको अलॉट कर देते हैं। मैंने शायद पहले 1 पाउंड बोला था, तो 1 मिलियन पाउंड है, तो 1 मिलियन पाउंड का लोन ग्रांट कर देते हैं। लेकिन एवज में ये बोलते हैं कि हम आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को हम रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे, क्योंकि आपको तो धंधा आ नहीं रहा, आप तो सोने की चिड़िया में जाके भी बर्बाद हो रहे हो, आप बैंकरप्ट घोषित हो रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम आपके धंधे को हम रेगुलेट करेंगे, इस एवज में हम आपको लोन देते हैं और आप हमें कुछ शेयर हमारे को दे देना। तो कहानी यहां तक समझ में आती है। और इसी रेगुलेशन के चक्कर में चालू होते हैं रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट, तो जो क्वीन थी उस टाइम की, क्वीन एलिजाबेथ जो एम्परर थी ब्रिटिश की, ब्रिटिशर एम्परर थी, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, उनको एक रॉयल चार्टर अलॉट करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इकलौती मोनोपोली है कि वो भारत देश में ट्रेड कर सके। ब्रिटिश कंपनी एक ही है जो कि भारत देश में ट्रेड कर सकती है और पैसा मुनाफा कमा के अपने आदमियों को और अपने राजाओं को पैसा दे सकती है। क्लियर है। और इसी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या करा, रेगुलेटिंग एक्ट लाना चालू किए। तो जनरली जो रेगुलेटिंग एक्ट थे वो 20-20 साल के गैप में लाए जाते थे, हर 20 साल में। तो अगर 1773 में जो हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसके 20 साल बाद 1793 में दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट लाना होता था। क्यों इतना समय, क्योंकि पहले के जमाने में ना फोन होते थे, ना वीडियोस होते थे, ना सीसीटीवी कैमरास होते थे, ना फिर कोई कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता था। तब तो प्यार भी खत लिख के किया जाता था, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत वीक था। तो जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज ब्रिटिश में बन रहे हैं, ब्रिटेन में बनते थे, वो यहाँ आते थे, यहाँ लागू होते थे, कुछ दरमियान तक चलते थे, फिर उसमें से कुछ बारीकियां पकड़ी जाती थी, कुछ गलतियां पकड़ी जाती थी, उनमें कुछ सुधार किए जाते थे, और फिर उसको वापस से नया अमेंडमेंट के साथ उसको 20 साल बाद एक नया रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता था। ये पॉलिसी थी कि 20 साल तक आप इस तरीके से एक्ट को चलाएं, फिर देखते हैं कि क्या कमी है, क्या सुधार है, वो करके हम हर 20 साल बाद नया रेगुलेटिंग एक्ट इंपोज करेंगे। ये पॉलिसी थी। लेकिन कभी कभी बीच में अमेंडमेंट एक्ट भी लाए जाते थे। भाई कोई गलतियां हैं, एक तो हम 20 साल तक इंस्पेक्ट करेंगे कि ये जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट निकाला है, इसके जो प्रोविजंस है, इनको लागू करते करते इनमें क्या क्या कमियां हैं, इसको जानने में हमें 20 साल लग जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंस्टेंट ही पकड़ में आ जाती हैं या लागू होते ही पकड़ में आ जाती हैं कि ये स्ट्रीमलाइनिंग ढंग से नहीं हो रही, देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, जिस इंटेंशन के साथ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस रेगुलेटिंग एक्ट, उस इंटेंशन के साथ ये नहीं चल रहा, या देयर इज सम रोड़ा इन बिटवीन। ठीक है ना, बीच में कहीं ना कहीं लफड़ा है, कोई अडंगा आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से ठीक करने के लिए बीच बीच में अमेंडमेंट एक्ट भी लाए जाते थे या सेटलमेंट एक्ट भी लाए जाते थे। अदरवाइज 20-20 साल में रेगुलेटिंग एक्ट लाने का प्रोविजन क्रिएट किया गया। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई आपको, रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंच गए अपन। अब एक एक रेगुलेटिंग एक्ट अपन उठा लेते हैं कि क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो यही है। पहले तो मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट तक लेके गया कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, बीमारी क्यों लाया जाता था, यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। अब हर रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट या फिर बाद में जाके काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आने लगे, तो क्यों आने लगे और क्या क्या प्रोविजंस थे, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, नॉट इन वेरी डिटेल, जस्ट अ ब्रीफिंग, जस्ट अ पॉइंटर फॉर्म, ताकि आप अपने काम को रिवाइज कर सकें और फिर वील स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारा आता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश हुकूमत ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया टू रेगुलेट दी ट्रेडिंग अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ये इनका पर्पस है। ठीक है, तो अब क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे थी बिना ब्रिटिश क्राउन के सपोर्ट के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग सेटअप थे, बिजनेस सेटअप थे। तो कहीं पे एक बंगाल में सेटअप था, एक आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में था, एक आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये मेजर उनके वर्क एरियाज थे। क्लियर है, तो हर जगह से काम होता था, हर जगह से ईस्ट इंडिया का काम होता था, लेकिन सही तालमेल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश जो बॉम्बे वाला है उसको मद्रास से कोई लेना नहीं, मद्रास वाला है उस सेटअप को बंगाल वाले से कोई लेना देना नहीं।
तो स्ट्रीमलाइनिंग ढंग से नहीं होती थी, कोऑपरेशन ढंग से नहीं होता था, तो इससे इनको दिक्कत होती थी और इससे इनको लॉस इनकर होते थे। क्लियर है बात? कोई एरिया प्रॉफिट में है तो ये 2 लॉस में है, इधर वाला प्रॉफिट में है तो ये लॉस में है, तो स्ट्रीमलाइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी। तो जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने क्या सोचा कि हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमें स्ट्रीमलाइनिंग सेट करनी है। हम अगर इंडिया पे कंट्रोल रखना चाहते हैं फ्रॉम ब्रिटेन, तो हमें एक सेंटर बनाना पड़ेगा जहां से हम रिपोर्टिंग ले सकें, जहां से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन कर सकें, या जहां पे हम अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकें। तो उन्होंने क्या करा, बंगाल प्रोविंस को मेन प्रोविंस बना दिया और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम 1773 में क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ। जो पावर्स थी वो कहां शिफ्ट हो गई, वो बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गई, कि बंगाल से डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा ब्रिटेन का, और सारी चीजों पे पूरे भारत देश में कहीं पे भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व है या होल्डिंग है तो इट वुड बी मैनेज फ्रॉम बंगाल। स्टार्ट हुआ, मतलब पूरी तरीके से नहीं कि बंगाल ही है बाकी नहीं है, क्योंकि इतने सालों से वो तीनों जगह काम कर रहे थे, तीनों प्रोविंसेस में, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में अपन इरेडिकेट कर देंगे सारा। तो ये सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है आपका वो ये बनता है कि व्हेन डिड दी सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट इन ईस्ट इंडिया कंपनी या अंडर ब्रिटिश क्राउन? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहां से चालू हुआ? 1773 से। क्लियर है बात? जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया मद्रास प्रोविंस थी, बॉम्बे प्रोविंस थी और हमारी बंगाल प्रोविंस थी, तो सबके अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे पहले। लेकिन जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1773 में, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया तो इनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इनको एक महंगी उपाधि दे दी। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इनको एक उपाधि डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल की दे दी और बाकी दोनों गवर्नर ही थे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आया 1773 में सुप्रीम कोर्ट का सेटअप भी हुआ 1774 में। तो इट वाज मेंशन्ड इन दी 1773 एक्ट कि भैया हमारे को सुप्रीम कोर्ट सेटअप करना है, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप भी किया गया इन कैलकाटा। इन कैलकाटा 1774 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्फी। ठीक है, सर एलिजा इम्फी नाम था इनका, ये आपको ध्यान रखना है। राइटिंग पे मत जाना, नोट्स मत बनाना, ये सिर्फ मैं आपको गाना गा के बता रहा हूं, आपको स्टोरी बता रहा हूं, बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको रिवाइज करना है। पढ़ा हुआ आपने सबने पहले, जिसने पढ़ा नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके लिए ये बहस बराबर, लाल अक्षर बहस बराबर। ठीक है, क्योंकि लाल में लिख रहे हैं। लेकिन जिसका पढ़ा हुआ है तो वो मेरे जो शब्द निकल रहे हैं उसी से समझ जाएगा कि अपन किस कहानी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए आपको मैं हाईलाइट दे रहा हूं। क्लियर है? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्फी। सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ, ये आपको हुआ, और बोला गया कि जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये जो अपनी एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज करेंगे वो इन कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट करेंगे। मतलब दोनों जुड़ के देश को चलाएंगे या इस प्रेसिडेंसीज को चलाएंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स मैनेज करेंगे। लेकिन अब आप बात समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल तो रह गया हमारा एग्जीक्यूटिव, और सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा जुडिशरी। तो जो हमारा प्रिंसिपल आज की तारीख में भारत देश में है कि एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी, वो यहां पे लागू नहीं हो रहा था। और अगर लागू नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये लॉ इंप्लीमेंट बनाने वाला लेजिस्लेटिव यहां तक नहीं है, अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव है। कानून बनाते भी यही है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव भी यही है, इंप्लीमेंट करने वाले भी यही है, और जुडिशरी इंटरप्रेट करने वाली सुप्रीम कोर्ट थी। लेकिन इनके कंसल्टेशन में हमारे को काम करना था, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा था। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में भसड़ चल रही थी, इनमें तालमेल बढ़िया नहीं था, और ये चीज इनके नजर में आ गई। अब मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज नजर में आ जाती थी तो उसको हाथों हाथ अमेंड कर दिया जाता था, उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता था कि 20 साल में आपको नया रेगुलेटिंग एक्ट लाना है। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम थी इसको 1781 में लाए हम सेटलमेंट एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, और इससे हमने क्या करा? एग्जीक्यूटिव वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये हुआ 1781 में। ठीक है, इसको बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, फिर आया आपका 1784 में। तो 1784 में क्या हुआ? अब वापस वही बात है कि ब्रिटिश वहां से रूल तो कर रहा है हमारे पे, लेकिन कोऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे कौन मौजूद है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जैसा मैंने आपको बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन लिया था 1 मिलियन पाउंड का
कि इस शर्त पे कि जो ब्रिटिश क्राउन है वुड बी मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्रिटी श्योर कि भैया वो जो ब्रिटेन में बैठे हैं वो लोग इंडिया में क्या मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे तो हमारे ही बंदे हैं और वो तो सब करप्ट हैं, वो सब चोर हैं, तो कोई कोऑपरेशन होगा ही नहीं, और हम तो हमारा 1 मिलियन पाउंड लें तो हमारा गुजारा चलाएं हम। उनका पर्पस ये था। लेकिन अब ब्रिटिश ग्राउंड ने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी कोऑपरेशन नहीं दे रही है, इनका स्ट्रीमलाइनिंग ढंग से नहीं है, तो उसको और इजी बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को के 2 अफेयर्स में इसको तोड़ दिया, कमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। ठीक है, तो जो कमर्शियल अफेयर था उसके लिए इन्होंने एक बॉडी बना दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सीओडी इन्होंने बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखने के लिए इन्होंने बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, विच विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो ये 2 बॉडीज बना दी, सीओडी और बीओसी। क्या है दोनों बॉडीज, डिटेल में वीडियो में जाके देखें, अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं ताकि आप रिकलेक्ट कर सके, कनेक्ट हो सके। अगर नहीं आता तो पहले पढ़ो, इधर नहीं कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो कमर्शियल अफेयर्स के लिए बन गई सीओडी और ये हो गई बीओसी, ताकि हमारी जो स्ट्रीम लाइनिंग है, हमारा जो वर्क पैटर्न है वो इजी हो जाए, इजीली अकाउंटेबिलिटी आ जाए, हम जवाबदेही क्रिएट कर सकें। क्योंकि जब सब कुछ मिक्स है तो कोई आप किसी की गलती निकाल ही नहीं सकते या किसी को इजी नहीं कर सकते। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड क्रिएट करनी पड़ेगी प्रॉपर, एक चेन क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि अकाउंटेबल होगी। तो जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, सीओडी होगा। जो भी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है उनके लिए कौन हो जाएगा, उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा। फेयर इनफ। ठीक है, फिर 20 साल बाद आता है हमारा 1793। ठीक है, तो 20 साल बाद हमारा एक और रेगुलेटिंग एक्ट आना था, ऐसा ही हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1793। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि जो मेन अमेंडमेंट थे वो हमने इधर कर दिए 1781 और 1784। अच्छा, एक और बात, 1784 वाला जो एक्ट है इसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे विलियम पिट जूनियर, उनके नाम पे ये एक्ट हमने दिया, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो पिट्स इंडिया एक्ट का मेन काम क्या है, कमर्शियल और पॉलिटिकल विंग को तोड़ दिया, पॉलिटिकल विंग को तोड़ दिया सीओडी और बीओसी में, और इसको बोलते हैं हम डबल गवर्नेंस, डबल गवर्नेंस, डुअल गवर्नेंस। ठीक है, इसको आप उससे कनेक्ट मत करना, किससे, आपके डायरकी से। डायरकी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ये डबल गवर्नमेंट वाला है, डबल गवर्नेंस का है। सीओडी वुड बी गवर्निंग द कमर्शियल अफेयर्स एंड बीओसी वुड बी मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सिंपल। देन इन 1793 दे इंट्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट 1793, और उसमें कोई खास नहीं होता, उसमें बस एक इतनी सी चीज है, एवरीथिंग स्टे सेम ऑलमोस्ट, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, कि बीओसी इज टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। ठीक है, इंडियन रेवेन्यूज, तो इंडिया से जो भी पैसा आ रहा है उसी से आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पैसा दोगे। अब कमर्शियल एक्टिविटी तो अलग कर दी इन्होंने, कमर्शियल तो सीओडी कर दी, तो पॉलिटिकल वाले तो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पैसा कहां से दिया जा रहा है, इंडियन एक्टिविटी, इंडियन रेवेन्यू से इनको पैसा दिया जाता है। ये 1793 में इंट्रोड्यूस हुए, और कुछ एक आध छोटे-मोटे पॉइंट थे वो अपने लिए काम के नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इवन दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं। देन कम्स 1813। तो 1813 तक क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, सीओडी वाला काम किया हमने, तो भी ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कोऑपरेशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नोवेयर। ठीक है, कहीं से भी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ग्राउंड रूट लेवल पे तो कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बंदे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग काम करते थे, तो वो ब्रिटिश गवर्नेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे फाइनली जाके 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को फिनिश कर दिया। मैंने जैसे आपको बताया कि 1773 में ये एक रॉयल चार्टर के साथ आए थे क्वीन एलिजाबेथ के, कि दे विल बी डूइंग द बिजनेस इन इंडिया इंडिविजुअली एंड अलोन, नोबडी एल्स फ्रॉम ब्रिटेन वुड बी शेयरिंग देयर बिजनेस एस्पेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट सिर्फ इन्हीं के पास रहेंगे और किसी के पास नहीं रहेंगे। क्लियर है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी, सिर्फ 2 एरियाज में इनकी मोनोपोली रखी, एक चाय, एक चाइना। ठीक है, मतलब टी का जो ट्रेड है वो एक्सक्लूसिवली ईआईसी के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और ट्रेड विद चाइना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, बाकी कोई ब्रिटिश कंपनी ये नहीं कर सकती।
ये 1813 की स्थिति है। आगे जाके तो इनको सबसे ही लात पड़ जाएगी, कोई काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे। सो दिस वाज द मेन पार्ट ऑफ 1813। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन डिड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन इंडिया? सो इट एंडेड बाय द 1830 रेगुलेटिंग एक्ट और दी चार्टर एक्ट। क्लियर है बात? फिर आता है हमारा 1833, 20 साल और बड़े हमने। अब यहां पे क्या था, यहां पे कोऑपरेशन नहीं हो रहा था, यहां पे कोऑपरेशन नहीं हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब इसमें और ज्यादा बड़े चेंजेस लाने की जरूरत पड़ रही थी। तो क्या जरूरत पड़ी? तो इन्होंने क्या करा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और पावर्स दे दी, पूरा सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट करके अब बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया 1773 में क्या चालू हुआ, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड। दी पावर्स फ्रॉम मद्रास एंड बॉम्बे स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स मुंबई और टूवर्ड्स बंगाल, बट इन 1833 इट वाज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू बंगाल, और उसको जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनको नया नाम मिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हमारे विलियम बेंटिक। क्या नाम था इनका? विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। वहीं पर अगर आपके पास क्वेश्चन आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? तो आपको दोनों याद रखने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर विलियम बेंटिक या लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप तो विलियम बेंटिक ही बोल दो, काय का सर काय का लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी तरह आगे जाके एक वाइसरॉय आएगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। वो अभी अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, तीनों नाम ध्यान रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक नाम एलिजा एम्फी याद रखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हुआ करते थे। समझ में आई? 1833 में क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, वाज फिनिश्ड, एंड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सारी पावर कहां शिफ्ट हो गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। ठीक है, सो इट वाज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ एंड ऑफ ईआईसी, ईआईसी का अंत हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज का पूरी तरीके से अंत हो गया। मोनोपोली वोनोपोली सब खत्म हुई, जो चाय चाइना सब बर्बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई भी बिजनेस नहीं करेगी इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड इनको सिर्फ अब करने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के इनको रख दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के रख दिया ईआईसी को कि भैया आप कोई काम नहीं करोगे, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखो, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, अब ये ब्रिटिश पोजेशन प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज इन ब्रिटिश ऑफ ब्रिटिश पोजेशन है आपकी, जितनी प्रॉपर्टीज हैं आपको इनकी देखभाल करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, उसको देखना है, देखरेख करनी है, ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगना, उसके लिए हम आपको कुछ पैसे दे देंगे सैलरी के तौर पे, बस ये काम करो आप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधे वाला जो सीन था वो सब खत्म हो गया, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया कि ये कॉर्पोरेशन जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कोऑपरेट नहीं करते थे। तो कोऑपरेट क्यों नहीं करते थे? कोऑपरेट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जो भी पॉलिसीज वहां से बन के आती थी वो लागू करने वाले जो हायर ऑफिशियल लोग थे या कोवर्नेंटेड सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं, उस कोवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रमाणित लोग ही काम करते थे। तो जनरली पहले जो सिविल सर्विस, जैसे आज हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात करते हैं, तो उसी तरह उस टाइम कोवर्नेंटेड सिविल सर्विस चला करती थी, और इन कोवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज पे वो ही जा सकता था जो कि रिकमेंडेशन ऑफ ईआईसी से जाता था, और उसके बाद वो हेलबरी कॉलेज हुआ करता था ब्रिटेन में, वहां से जाके अपनी डिग्री ग्रेजुएशन करके आता था। देन ओनली ही कैन बी एम्प्लॉयड एज अ कोवर्नेंटेड सिविल सर्विस मेंबर इन इंडिया। तो इट वॉज वेरी रेस्ट्रिक्टिव, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था, नोबडी एल्स वॉज अलाउड टू डू सो, इंडियन लोग उसमें नहीं हो सकते थे, और फॉर दैट मैटर नोबडी एल्स कुड बी देयर। ठीक है, तो ये मेन कारण था कि वो पॉलिसीज कभी लागू नहीं हो पाती थी। सो 1833 में क्या हुआ, इसके बाद ऊपर अटेम्प्ट हुआ कि अब हमें अटेम्प्ट टू मेक कोवर्नेटेड सिविल सर्विस ओपन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1833 में ये अटेम्प्ट किया गया था कि कोवर्नेटेड सिविल सर्विसेज को अब हमें ओपन बनाना है। द प्रोसेस स्टार्टेड। क्लियर है? खत्म नहीं हुआ था, इस चार्टर एक्ट के साथ ओपन नहीं हुई थी, ये सिर्फ बात उठी थी कि भैया अब हमें कोवर्नेटेड सिविल सर्विसेज को ओपन करना है, ओपन फॉर एवरीबडी। एंड फाइनली जाके 1853 में दिस वाज मेड ओपन, this coordinated civil services was made open for everybody. Now anybody can go and get the degree from Hailbury College and then can be appointed as the coordinated civil service member. Clear है बात? ये हमारा प्रोसेस हुआ था 1853 में। ठीक है,
1853 में और क्या हुआ, 20 साल बाद वापस हम हो गए। अब एग्जीक्यूटिव, यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे सेपरेशन हुआ था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। अभी भी क्या था, पहले के जमाने में जैसे आज के जमाने में हमारे पे लेजिस्लेटिव इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, जब भी हमने पढ़ा तो हमने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उधर एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होता है, और इसी टाइप का हमारे यहाँ पे सिस्टम चलता था जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज चलता था। इस दरमियान तो एग्जीक्यूटिव था, लेजिस्लेटिव तो कुछ था ही नहीं, लेजिस्लेटिव तो कुछ था ही नहीं, एग्जीक्यूटिव ही कानून बनाता था और वो ही इंप्लीमेंट करता था अपने तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे को इंप्लीमेंट ही मेरे को करना है तो मैं मेरी सुविधा के अनुसार कानून बनाऊंगा। क्लियर है बात। तो इस वजह से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। ये एक तरीके से आप देखो तो पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस है कि भैया किस तरीके से ब्रिटिश राज इवॉल्व हुआ, कहां से चालू हुआ था, रत्तीवर ट्रेडिंग धंधा करने आए थे और कहां ये हमारे पूरे देश को, इतने बड़े देश को गवर्न करने लगे। तो इसका इवोल्यूशन प्रोसेस है, किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप इन्होंने लिए। क्लियर है बात। सो गवर्नर जनरल, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो हमने यहाँ पे ही अलग कर दी थी। कौन सा एक्ट में, 1781 के सेटलमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया था। लेकिन अभी भी लेजिस्लेटिव नहीं था। हम तीन ऑर्गन पढ़ते हैं हमेशा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे अभी तक एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव तो है ही नहीं। तो यहां पे जाके हमने क्या करा, 1853 में लेजिस्लेटिव वॉज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अलग हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग बन गई। क्लियर है बात। हालांकि अभी भी एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग है, जो कि लेटर ऑन विद इवोल्यूशन क्या होगा, फाइनली जाके हमारे देश में क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव वाज मेड सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूटिव इज और शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव एट ऑल सर्कमस्टांसेस। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था। यहां पे क्या करा हमने, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव चालू तो कर दी, अलग तो कर दी, लेकिन अभी भी एग्जीक्यूटिव ही स्ट्रांग हुआ करती थी, यानी कि गवर्नर जनरल ही स्ट्रांग हुआ करता था, वाइस रॉय जो हुआ वो भी स्ट्रांग हुआ करता था। क्लियर है। साथ ही साथ अब क्या है, जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसमें अलग अलग प्रोविंसेस से भी रिप्रेजेंटेशन आने लग गया। तो इनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है नई हमने, इसमें रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस अदर प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस थी उस टाइम की, यानी कि आपकी मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। बंगाल के तो खैर है ही, बंगाल में ही है तो बंगाल में तो सही। इसके अलावा अब इसमें रिप्रेजेंटेशन आने लग गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमने बनाई पूरे देश की, उसमें मद्रास से भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, बॉम्बे से भी हो गया, बंगाल से भी हो गया, और एक और प्रोविंस नहीं बन गई थी आगरा, इस दरमियान तक वहां से भी रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया। क्लियर है, फेयर इनफ, ओके। एंड फाइनली ये मैंने आपको बता ही दिया, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज हमारी ओपन हो गई थी, मतलब दैट वाज ओपन फॉर एवरीबॉडी। यहां तक हमारा था 1853। ये समझ में आती कहानी, इसको अब एक बार का हटा देते हैं 1853 तक। ठीक है, तो यहां तक तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही थी कौन, हमारी ब्रिटिश सरकार, और इसी को बोला जाता है कंपनी रूल। इसको क्या बोला जाता है, कंपनी रूल, क्योंकि रूल किसका था, मेन कंपनी का ही था। हालांकि इट वॉज गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन इन ब्रिटेन उस टाइम, लेकिन मेन रूल वॉज ऑफ द कंपनी ओनली। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आती है हमारी सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी होती है हमारे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में, जो हमारे मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई वाले इंसिडेंट हुए, दो तीन ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब ब्रिटिश क्राउन भी डगमगा रहा था कि भैया यार ये तो हमारे जो हिंदुस्तानी भाई लोग हैं ये तो अब बिल्कुल उत्पाद मचाने आ गए, अब तो ये हमारी सत्ता को लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन और करना चालू हुए। अब ये इंडियन कोऑपरेशन को डिमांड करने लगे कि भले ही इंडिया हमारी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, गवर्नेंस हमारी रहेगी, राजा हम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा थोड़ा इंडियंस को भी अब इन्वॉल्व करने लग जाओ, क्योंकि इंडियंस अब भटक जाएंगे, और अगर भटक गए हमारे ज़्यादा गुस्सा हो गए तो हमें बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। क्लियर है बात। तो अब आपने आगे की कहानी सुनती है, और यहीं से आता है हमारा क्राउन रूल। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल। तो अब जो भी एक्ट आएंगे वो क्राउन रूल के अंदर के एक्ट आएंगे। जो भी अभी तक एक्ट थे वो किसके एक्ट थे, वो एक्ट थे कंपनी रूल के, इसलिए उनको बोला जाता है रेगुलेटिंग या चार्टर एक्ट, क्योंकि रेगुलेट किए जाते थे वो क्राउन रूल से। अब डायरेक्ट गवर्नेंस आ गई क्राउन की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तो मोनोपोली भी हट गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस से भी हट गए, तो उनका अब अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म ही था, उसका यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं था। अब डायरेक्ट क्राउन रूल था। ठीक है, तो क्राउन रूल में जो सबसे पहला एक्ट आता है वो आता है 1858। ठीक है,
काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी जनरल टर्म्स में इसको बोलते हैं, बट मोर और लेस काउंसिल एक्ट आप इसको मान ले, ठीक है। अब ये एक्ट था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। तो आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। गुड गवर्नमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विच वुड बी आंसरेबल टू द इंडियंस, टू द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसी गवर्नमेंट बनाने का सपना दिया गया लोगों को या दिखाया गया कि ये अच्छी सरकार है, इसमें हिंदुस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, आपसे जवाबदेही भी होगी, हम आप पे राज कर रहे हैं लेकिन आपको बता के राज करेंगे। क्लियर है बात। और जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो अब बन गई वाइस रॉय की पोस्ट, वो बन गई वाइस रॉय की पोस्ट। तो जनरली कभी भी ऐसा चेंज होता था, कोई उठा पटक करनी होती थी तो डेजिग्नेशन चेंज कर देते, आदमी वही काम वही, वैसा ही सही है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नेम्ड एज वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो हमें 3 नाम याद रखने हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते भी हैं। सिंपल है, फैक्चुअल बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑफिस बनाया गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बीओसी और सीओडी जो 2 बॉडीज थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो बॉडी बनी थी, जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के साथ अभी हमने पढ़ा था बनी थी, उनको अब अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह क्या हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, जो डायरेक्टली कैबिनेट में बैठता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट में बैठते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इनको 15 मेंबर की एक काउंसिल, सपोर्टिंग काउंसिल भी दी गई, 15 मेंबर की सपोर्टिंग काउंसिल दी गई। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था वो मेन ऑफिस था और इसको असिस्ट करते थे वाइस रॉय। तो वाइस रॉय कौन था, वाइस रॉय वाज द एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु यूज्ड टू सिट इन द कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर है। सो बीओसी सीओडी खत्म और आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद 15 मेंबर एडिशनल काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारा 1861, फिर नया एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में यहां पे हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्यों होता है, पहले सेंट्रलाइजेशन पे चल रहे थे, तो क्योंकि पहले इनको किसी को गवर्न करना था, पहले इनको किसी को रेगुलेट करना था, एक बॉडी थी ईआईसी, उनको गवर्न करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट निकालते थे और वो सब कुछ चाह रहे थे कि एक जगह से कंट्रोल हो, इसलिए इन्होंने सेंट्रलाइजेशन चालू किया। लेकिन अब कंट्रोल डायरेक्टली ईआईसी का तो हट गया, अब डायरेक्टली क्राउन का आ गया, तो उनको ऐसी स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत नहीं है। प्लस अब ये इंडियंस को इन्वॉल्व करा जाते थे, लोकल रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन वापस चालू कर दिया। तो जो पावर्स बॉम्बे बंगाल से बॉम्बे मद्रास से बंगाल पहुंची, अब वो वापस से दूसरी वापस उल्टी नदी में बंगाल से बॉम्बे मद्रास और जो भी प्रोविंसेस, आगरा, जो भी नई प्रोविंसेस क्रिएट हो गई उनमें बटने लग गई। क्लियर है। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन 1861। अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो इट स्टार्टेड इन 1773 विद द एडमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड इट कंटिन्यूड टिल 1833 व्हेन इट वाज फुल्ली फिनिश्ड। लेकिन 1861 से डायरेक्टली क्राउन रूल आ गया 1858 से, तो 1861 से इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चालू कर दिया। फिर इसको हमारे भारत देश की आजादी तक कंटिन्यू रहा, ठीक है। फिर आया आपका 3 इंडियन मेंबर, ये जो हमने यहां पे पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव, कहां गया, पिछले में पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अलग कर दिए थे, तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को भी जोड़ दिया गया। 3 इंडियंस वर सबमिटेड नहीं तो मतलब अपॉइंटेड बोल दो आप इसको, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके 3 के नाम क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हम, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे जिनको हमने दिनकर राव दिनकर राव, जो कि कहां पे एडमिट हुए, 3 लोग कहां पे अपॉइंट किए गए, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल सेपरेट हुई पहले एग्जीक्यूटिव से, पर वो थी पहले ब्रिटिशर्स की, लेकिन अब उसमें भी 3 लोगों को जोड़ा गया जो कि भारत का रिप्रेजेंटेशन थे, भारत के खुद के लोग थे, नेटिव लोग थे, उनको शामिल किया गया। हालांकि इनके पास कोई पावर नहीं थे, देवर ओनली फॉर दी नेम से, डोरमेंट मेंबर की तरह थे, नाम के लिए थे, सिर्फ सुनते थे, बोलने का हक नहीं था।
क्लियर है बात। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे कि भैया हिंदुस्तानी पहुंच चुका है, धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1861 तक अभी भी कोई इंडियन मेंबर नहीं था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, क्लियर है बात। फिर आ जाओ आगे भैया कहानी में, 3 प्रोविंसेस और बन गई, 2 प्रोविंसेस और बनी, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। और बंगाल की लेजिस्लेटिव अलग से बना दी काउंसिल, ठीक है। तो 3 काउंसिल सेटअप्स भी हुए, बंगाल, पंजाब और NWFP के, क्लियर है। ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें एक और बड़ा काम हुआ, ऑर्डिनेंस पावर 2 किसको मिलेगी? ऑर्डिनेंस पावर कौन था हेड? वाइसरॉय। तो ऑर्डिनेंस पावर मिल गई वाइसरॉय। ऑर्डिनेंस पावर वही ऑर्डिनेंस पावर है जो आज फॉलो होती है, हमारे प्रेसिडेंट साहब को पावर है ये आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123 में, कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो या लेजिस्लेटिव बॉडी सेशन में नहीं हो, तब आप क्या कर सकते हो, अपने लेवल पे आप कानून निकाल सकते हो। एग्जीक्यूटिव कैन डू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और फिर जब वापस पार्लियामेंट सेशन में आएगी या हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में आएंगे, इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम दी हाउसेस। मैक्सिमम टाइम ऑर्डिनेंस कैन स्टे इज 6 मंथ्स, ही हम पढ़ चुके। तो सिमिलर पावर या ओरिजिनल पावर कहां से आई थी ऑर्डिनेंस की? इट केम फ्रॉम दी 1861 एक्ट व्हेन ऑर्डिनेंस पावर वाज गिवन टू दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इनको भी यही था कि 6 महीने के लिए कानून बना सकते हैं जब हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी काम नहीं कर रही है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो अभी नई नई बनी थी, तो इसलिए ऑर्डिनेंस पे ज्यादा फोकस करके कि भैया एग्जीक्यूटिव को और स्ट्रांग, यहाँ पे लेजिस्लेटिव क्रिएट कर दी लेकिन एग्जीक्यूटिव को और स्ट्रांग बना दिया कि अब आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। ये पहले ही नेम से है, उसके बाद भी आपको क्या है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं कि अपने लेवल पे एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय कानून बना सकता है और उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज 1861। राइटिंग प्लीज फोकस मत करना, नोट्स नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं उसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो इस पे मत करना कि ढंग से नहीं लिखा हुआ, और वैसे भी राइटिंग तो मेरी थोड़ी सी बीमारी है। सो 1892 मेड लेजिस्लेटिव इवन मोर स्ट्रॉन्ग पावरफुल। अब लेजिस्लेटिव को क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा मजबूत बना दिया। यहां पे लेजिस्लेटिव का कोई काम नहीं था, सिर्फ सुनना था, उसमें से इंडियन वालों को तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जो लेजिस्लेटिव अब जो 1892 एक्ट के साथ आई, उसमें क्या किया गया, लेजिस्लेटिव को थोड़ा सा पावरफुल दे दिया। अब थोड़ा सा पावरफुल मतलब ऐसा नहीं है कि भैया दादागिरी चलेगी उनकी, कोई खास पावरफुल नहीं, बस वो क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां तक तो क्या थे, बेचारे गरीब क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ देख सकते थे, सुन सकते थे। अब क्या है, कुछ क्वेश्चन भी कर सकते थे और बजट भी डिस्कस कर सकते थे। तो हिंदुस्तान से जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करोगे, क्या पैसा आप अंग्रेजों गोरों को बाहर भेजोगे, हमारा उद्धार कैसे होगा, ये सब सवाल आप पूछ सकते थे। सो लेजिस्लेटिव वाज बीइंग गिवन मोर पावर नाउ, बस इतना सा आप समझ लो, ये हुई, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया, ठीक है। ये था हमारे 1892 का काम। फिर आता है हमारा 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1858 1900, मतलब 2-4 तो क्या इसमें बहुत ही खास है, जहां पे हमारा पूरा चेंज हुआ, मेन सिस्टम ही चेंज हुआ, ठीक है। तो 1909 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इधर से आए हमारे कम्युनल इलेक्टोरेट। क्या है कम्युनल इलेक्टोरेट? तो व्हाट इज कम्युनल इलेक्टोरेट? कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से रिप्रेजेंटेशन मिल गया कि आप लोग का इलेक्शन ही अलग होगा, आपका बंदा खड़ा होगा मुस्लिम समुदाय का और वोट करने वाले भी मुस्लिम ही होंगे, बाकी नॉर्मल जनता नहीं होगी, क्लियर है बात। तो सेपरेशन यहां से चालू हुआ, या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपकी 1909 से हुई, और इसी को जो कम्युनल इलेक्टोरेट फादर भी बोला जाता है इनके एक्ट को। इस एक्ट का नाम वैसे क्या है, मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सिस्टम यहां पे चालू हो गया था वहां पे क्या था, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रिलेशन चालू हो गया था। किस तरीके से गवर्नेंस थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में बैठता था, वाइसरॉय एजेंट की तरह इंडिया में बैठता था। तो यही काम था। ये जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ये जो लॉर्ड मिंटो थे ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई नाम आए 2 नाम के साथ, मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स, या फिर अभी 1919 हम पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो उसमें जो पहला नाम है वॉज द नेम ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड द सेकंड नेम बिलोंग्स टू द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय देन, ठीक है। जो भी वाइसरॉय होता था उनका नाम हम यूज करते थे, फाइन इनफ। तो और इनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। मिंटो, लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्लियर है बात। फिर आता है हमारे आगे की बात,
अब हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एक इंडियन मेंबर ज्वाइन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1909 का फीचर है। जहां तक अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला था या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिला था इंडियंस को, 3 नाम मैंने आपको बताए थे, दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला एंड राजा ऑफ बनारस, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुए थे। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वैसी कोई पावरफुल नहीं थी, वो तो एकदम डब्बा फिसड्डी सी थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन मिला इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एसपी सिन्हा साहब को। एसपी सिन्हा साहब या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब पहले मेंबर थे इन दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिशर्स विच वॉज इक्विप्ड इन इंडिया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दिस कैन बी अ क्वेश्चन एंड हैज कम मेनी टाइम्स इन वेरियस एग्जाम। और ये ज्वाइन हुए थे एज दी लॉ मेंबर। पहले कानून लॉ वालों की इज्जत बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आजकल भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट हमारे इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट मैंने आपको बता दिया, इसको बोला जाता है मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका नंबर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 16 to 60। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, थोड़ा सा 16 to 60। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले छोटी हुआ करती थी, 6 से हुई, 6 से 16 हुई और 16 से अब 60 हो गई। तो लेजिस्लेटिव का पार्ट बढ़ने लग गया, लेजिस्लेटिव इंपॉर्टेंट हो गया। आज देखो लेजिस्लेटिव कितनी है, 550 लोकसभा। ठीक है ना, तो ये क्या है, लेजिस्लेटिव धीरे धीरे हमारी मजबूत होती गई। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में सबसे पहला क्या हुआ, लेजिस्लेटिव जो थी हमारी, उसमें 2 पार्ट हुए। सेंट्रल, हमने सब्जेक्ट जितने भी थे उनको 2 में तोड़ दिया। जो भी लेजिस्लेटिव का काम था, कानून बनाने की जो सीमा थी, उसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक सेंट्रल लेवल पे और एक प्रोविंशियल लेवल पे, और कुछ रेजिडुअरी सब्जेक्ट रखे जो वाइसरॉय के पास थे। क्लियर है, तो जैसा आज की तारीख में फॉलो होता है, वी हैव अ यूनियन लिस्ट, वी हैव अ स्टेट लिस्ट एंड देन वी हैव अ रेजिडुअरी कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी लिस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करा हमने, इनको बोल दिया, इनको 2 में तोड़ दिया, सेंट्रल प्रोविंसेस में सब्जेक्ट्स को, और उन सब्जेक्ट्स को कुछ सेंटर पे दे दिए, कुछ प्रोविंसेस को दे दिए। इन सब्जेक्ट में भी 2 सब्जेक्ट थे, मतलब 2 तरीके से बांटा गया, एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, आज चलता है, लेकिन उस टाइम में एग्जीक्यूटिव वॉज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे करे जो कि ट्रांसफर कर दिए। अब इसमें छोटे मोटे सब्जेक्ट थे जो कि ट्रांसफर कर दिए गए। यहां पे एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, यहां से चालू हुई कहानी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव। तो सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव। ठीक है, वहीं पे जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो रखे गए बहुत सारे, और रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेशन नहीं था यहाँ पे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे और रिजर्व सब्जेक्ट पे कोई नहीं था। यहाँ पे वाइसरॉय की इच्छा है और गवर्नर की इच्छा है, वो कोई भी कानून किसी तरीके से बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया नहीं था यहाँ पे। क्लियर है, तो 2 तोड़ दिए हमने, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हमने बांट दिए कि इस पे आप कानून बनाए और इस पे रिस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर नहीं शो किया जाएगी, और इसी को बोलते हैं हम डायरकी। क्या बोलते हैं, डायरकी या डायरची, दोनों प्रोनाउंसिएशन एक्टिव है, वैलिड है, डायरची या डायरकी। तो ये क्या है, ये इस सब्जेक्ट्स को 2 में तोड़ने को बोलते हैं हम डायरकी। और डायरकी का स्टार्ट कहां हुआ, स्थापना कहां से हुई डायरची सिस्टम की, तो 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू हमारे कौन है, ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये हमारे चेम्सफोर्ड वाइसरॉय हुआ करते थे। क्लियर है, तो व्हेन डिड डायरकी स्टार्ट, डायरकी स्टार्टेड इन 1919 विद द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, फिर आया इसमें बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म इन एट सेंटर, बायकैमरलिज्म एट सेंटर। अब सेंटर जो हमारी बॉडी थी, सेंट्रल बॉडी यानी कि वाइसरॉय वाली जो बॉडी थी, तो इसमें हमने बायकैमरलिज्म कर दिया। ठीक है ना, तो इस बायकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेज, जैसे आज की तारीख में लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से हमने सेंटर पे 2 हाउस बना दिए, बायकैमरलिज्म कर दिया।
प्रोविंशियल लेवल पे नहीं था, स्टेट लेवल पे नहीं था, सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड और बाइकैमरलिज्म हमारे सेंटर पे हुआ। क्लियर है? फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट टू सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, मिलन गोरे और इंडियंस का, और हमारे यूरोपियंस। तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम 1909 में चालू हुआ, मुस्लिम्स को सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, दिस वाज एक्सटेंडेड टू द कम्युनिटी ऑफ सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, तो इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। तो इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहां से चालू हुआ? 1909 से। 1919 में नहीं हुआ। हाँ, आपसे ये पूछता है व्हेन डिड दी कम्युनल इलेक्टोरेट वाज सेपरेटली गिवन टू सिख, क्रिश्चियंस एंड अदर कम्युनिटीज, तो फिर 1919 आंसर होगा। अदरवाइज अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है व्हेन डिड दी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम स्टार्टेड, तो इट स्टार्टेड इन 1909 विद दी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1919 आ गया और उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसके बीच में साइमन कमीशन आया, कम्युनल अवार्ड आया। वो सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको कहानी भी पता ही होगी, नहीं पता तो वीडियो में अपन ने डिस्कस कर रखी है, वहां जाके देख लो। अब थोड़ा सा जल्दी से इसको अपन खत्म करते हैं। तो जीओआई एक्ट 1935, 60% ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ, आर प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन और हैज बीन इंस्पायर्ड और हैज बीन मोटिवेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 60% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो यहां से लिया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन हो जाए कि which act plays an important or significant role in framing of the Indian Constitution, most significant role, तो it is the Government of India Act 1935। ओके, अब इसमें क्या किया गया भैया? इसमें एक अच्छी चीज की गई थी कि हमारे यहाँ पे क्या होता, फेडरेशन, एक भारत, एक संगठन, एक देश की तरह उठना चालू हो गई थी। डिमांड इसकी हो गई थी कि अब हम भारत को एक फेडरेशन बनाए। ठीक है, मतलब वेरियस स्टेट्स और एक सेंटर, एक टॉप में। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की डिमांड हुई यहाँ पे और उसको प्रपोज किया गया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब जितने भी राजे रजवाड़े हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, क्राउन रूल के, सबको मिला के एक भारत देश क्रिएट करो, एक फेडरेशन क्रिएट करो। क्लियर? ये डिमांड यहाँ पे हुई थी और ये प्रपोज की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 द्वारा। क्लियर है? हालांकि ये कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इनको कभी माना नहीं कि हम फेडरेशन बनना चाहते हैं। क्यों नहीं, उसके लिए जाके देखो वीडियो तो आपको समझ में आएगा प्रिंसली स्टेट ने क्या करा, राजे रजवाड़ों को क्या दिक्कत थी, क्या पेट में दर्द था। ठीक है, फिर जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जितने भी लॉ बनाने के सब्जेक्ट थे, उनको हमने सेंट्रल, स्टेट और रेजिडुअरी में बांट दिया। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट थे, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंशियल थे, अब इसको हमने और फर्दर डिवाइड कर दिया, रेजिडुअरी भी बांट दिया, क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया। प्लस डायरची वॉज अबॉलिश्ड एट स्टेट लेवल एंड इम्प्लीमेंटेड एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, डायरची को स्टेट से हटा दिया क्योंकि इसके प्रति काफ़ी सारा उत्पाद मचाया हमारे भारत के जो लोग थे, इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया। नेहरू जी, गांधी जी, डायरची जो सिस्टम था, क्योंकि दिस वाज फेक सिस्टम ऑफ पावर कि भैया इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फेक सिस्टम। ये सब्जेक्ट जो थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट, बहुत छुटपुट थे, तो इसमें इंडियंस का कोई रोल था नहीं, लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं था। यहाँ पे जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो वाइसरॉय के पास थे या गवर्नर के पास थे, उनमें इनका कोई रोल नहीं था। तो फेक सेंस ऑफ पावर थी ये, जिसका काफ़ी उत्पाद मचाया या काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया। भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता लड़ाई में जो भाग लिया जिन लोगों ने, तो फाइनली जाके स्टेट में तो हमारे डायरकी हटा दिया इन 1935, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस इन सेंटर, इट वॉज आवर इंट्रोड्यूस एट दी सेंट्रल लेवल। और जो बाइकैमरलिज्म की बात थी यहाँ पे, बाइकैमरलिज्म एट सेंटर, इसको एक्सटेंड कर दिया गया स्टेट में, और स्टेट में भी 6 आउट ऑफ 11 स्टेट हो चुकी थी, जब तक टोटल 11 स्टेट हो चुकी थी, उसमें से 6 में बाइकैमरलिज्म यानी 2 हाउस कंसेप्ट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्लियर है बात? साथ ही साथ आरबीआई का सेटअप हुआ, साथ ही साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ। ठीक है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और 2-3 स्टेट को मिला के जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हुआ। साथ ही साथ एक यूपीएससी जैसे है वैसे ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सेटअप हुआ गया इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सो दिस वाज टिल 1935, 1773 से हमने पढ़ लिया कंपनी रूल, क्राउन रूल, इसकी हाईलाइट्स मैंने बता दी। नाउ वी शुड जंप टू दी क्वेश्चंस। ये सब आपको हाईलाइट्स हो गई, अब पूरी तरीके से आप लोगों को याद हो गया होगा, तो फटाफट कूदते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, 10 सेकंड का पॉज लेना है, लंबी सांस लेके आंसर देना है। आप पॉज कर लेना,
और ज़्यादा कर रुकना है तो, अदरवाइज 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है और 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए क्योंकि हमने सारा वापस रिवाइज कर लिया। क्लियर है? सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एकदम ताज़ा ताज़ा पड़ा है। सो 10 सेकंड का पॉज करो, आंसर बताओ। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सा एक्ट का है या किसके कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो अब हमें जैसे पता है हमारा भारत का संविधान लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड है और इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। साथ ही साथ हमारे जो प्रीवियस एक्ट आए थे 1773 से 1935 तक जो हमने पढ़े, उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम द जीओआई एक्ट 1935। इफ नॉट इज फ्रॉम, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम जीओआई एक्ट 1935। ये जो है हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, हमारे यहाँ पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। क्या क्या है ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ चुके हैं, तो इनका पार्ट भी है। लेकिन जो मेजर चंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट बिलोंग्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? चलो लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। बहुत ही ढंग से पढ़ना, अभी बहुत डिफरेंस भी बताया था, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा ये भी बताया था, तो फटाफट जवाब दो। 10 सेकंड का समय चालू। ठीक है, वैसे तो 10 सेकंड देने का मतलब भी नहीं, आपको आता ही होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 नहीं, 1892 नहीं, 1909 यस। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल इलेक्टोरेट टू मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको बोला जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। वहां से हमारा कम्युनल इलेक्टोरेट चालू हुआ विच वाज एक्सटेंडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। लेकिन वहां पे सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस इनको मिला था। अगर सिर्फ कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करेंगे, चालू कहां से हुआ, इनिशिएट कहां से हुआ, तो सन 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जब आए थे तब से कम्युनल इलेक्टोरेट चालू हुआ। क्लियर है? बाय वर्चू ऑफ विच एक्ट डायरची वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। डायरची कब रिलीज हुई हमारे इंडिया में, कब स्थापित की, डायरची कब से आई, तो इसका जवाब आपको देना है। 10 सेकंड अभी चालू। सब पढ़ चुका है हमने, अभी भी सारा हाईलाइट मैंने आपको बता दिए, तो आपको बहुत इजीली पता होना चाहिए। क्लियर है बात? बताओ। ठीक है, सो डायरची क्या है भैया? जो हमारे सब्जेक्ट थे उनको हमने तोड़ दिया ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिन पे जवाबदेही थी, एग्जीक्यूटिव वाज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, एंड रिजर्व सब्जेक्ट विच वर वेरी लार्ज इन नंबर एंड वेयर द एग्जीक्यूटिव वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इस सिस्टम को बोला जाता है डायरकी, जिसको हम बोलते हैं। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? ये इंट्रोड्यूस हुआ हमारे 1919 में, 1919। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यस, वेरी ट्रू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी जिनको बोलते हैं, उसके द्वारा डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में। हाउएवर 1935 में क्या किया? बट डायरकी वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम एट द स्टेट लेवल एंड इट वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछता है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट सेंटर, तो आप करोगे 1935। बट व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1919। क्लियर है? ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया उसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या था? सो ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन तीनों में से क्या जवाब है? जल्दी से बताओ। और 10 सेकंड का पॉज मेरे को लेने की, आई डोंट थिंक सो कि भैया मेरे को रुकना चाहिए, आप लोग अपने खुद पॉज करो 10 सेकंड बाद, या उससे पहले भी 2 सेकंड, मेरे को लगता है 2-3 सेकंड भी बहुत है इसके लिए। ठीक है, सो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन मैंने आपको बताया था
कि दी ऑल इंडिया फेडरेशन, एक देश की तरह भारत को बनाना, फेडरेशन की जो डिमांड थी यहाँ प्रपोज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। डिमांड तो पहले से चलती हुई आ रही थी, लेकिन प्रपोज किया गया बाय द ब्रिटिशर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हाउएवर इट वाज नेवर इंप्लीमेंटेड बिकॉज प्रिंसली स्टेट सेड नो। प्रिंसली स्टेट माने नहीं कि हम सब जुड़ के एक भारत देश बनाएं, वो अपने राजे रजवाड़े को खुद ही मैनेज करना चाहते थे, इकलौता रहना चाहते थे, इसलिए वो लोग इससे नहीं हुए। एग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी नहीं चाहते थे वो तोड़ना, उनको छत्र छाया में रहना था ब्रिटिश राज के पूरे लेवल पे, और अंदर का जो एरिया था, जो अंदर उनका खुद का रजवाड़ा था, उसको वो खुद कंटिन्यू करना चाहते थे, एक देश नहीं बनना चाहते थे। देश बनते तो उनको देश के रूल्स मानने पड़ते, उनका खुद का कंट्रोल खत्म हो जाता, और यही उनको दर्द था जिसकी वजह से उन्होंने इसको मना कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड बाय। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड बाय, तो कौन से साल में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई? क्लियर है? तो क्या ऑप्शंस है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इनमें से आपको ऑप्शन बताने हैं, टिक नहीं कर रहा हूं, ये कहते हैं, ठीक है। सो इट वॉज चार्टर एक्ट 1813, ये इसका आंसर है। 1813 में मोनोपोली ऑफ इंडिया ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। इनफैक्ट 1833 में तो पूरा ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, लेकिन मोनोपोली को 1813 में खत्म कर दिया था। सिर्फ दो चीजों की मोनोपोली इनके पास तब थी, चाय और चाइना, मतलब टी की ट्रेड कर सकते थे ये, और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे, इसके अलावा इनकी मोनोपोली खत्म हो गई थी। क्लियर है? तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, तो ये बेसिकली आज अभी हमने इस पार्ट में कवर नहीं करा है, पर ये आप सबको पता ही होगा, नहीं कवर करा है तो किस में होगा, तो ये आपको बताना है आंसर। कौन से एक्ट में ये बोला गया था? तो द शिमला कॉन्फ्रेंस, द क्रिप्स प्रपोजल, द कैबिनेट मिशन प्लान और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते हैं, भले आज हमने नहीं पढ़ा, एक तो आपको पहले से भी आ सकता है, लेकिन अगर वैसे भी हम बात करेंगे तो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ये 1947 में ही आया था, ठीक है ना। ये सब पहले के हैं, ये सब पहले के तीनों हैं, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट स्टेप हमारे भारत की आज़ादी का क्या था? 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, उससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान क्रिएट हुआ था। क्लियर है बात? तो बिल्कुल लास्ट स्टेप था ना इंडिया पाकिस्तान, सबसे आखिरी स्टेप यही था हमारे भारत की आज़ादी का, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है जो सबसे आखिरी वाला एक्ट होगा वही इंडिया पाकिस्तान की फाउंडेशन ले डाउन करेगा। अगर पहले हुआ होता तो पहले ही विभाजन हो जाता, आज़ादी से आज़ादी के टाइम तक रुकना नहीं पड़ता, पर 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, उससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान की क्रिएशन हुई, ये तो आपको पता है। तो ये कब हुआ होगा? बिल्कुल आखिरी के एक्ट से। तो आखिरी एक्ट कौन सा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था जिसमें ये किया गया। ये वापस आ गया। डायआरसी वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस अंडर, तो ये अब आप बता देगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन करा, तो ये आपको आना चाहिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट टू सिख्स, क्रिश्चियंस एंड अदर कम्युनिटीज, तो ये भी हमने अभी अभी करा है। 1909 में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर दी एक्ट विच इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, हाउएवर इट वॉज एक्सटेंडेड टू अदर कम्युनिटीज, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, क्रिश्चियंस। ये हुआ 1919 में। अभी भी डिप्रेस्ड क्लास पे नहीं लगाई, अभी भी आगे जाके जब हमारा कम्युनल अवार्ड आएगा तो ये डिप्रेस्ड क्लास के ऊपर भी लागू करने की बात होगी, लेकिन फिर फाइनली जाके महात्मा गांधी साहब भूख हड़ताल करते हैं और फाइनली जाके ये चीज़ नहीं हो पाती डिप्रेस्ड क्लास पे। लेकिन सिख और इन पे जब हुई थी तो ये कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी, तो ये बताओ। तो जीओ एक्ट 1919, जीओ एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या फिर नन ऑफ दी अबव, इनके अलावा कोई और हो तो बताओ। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। 1909 में मुस्लिम को मिली, 1919 में बाकी कम्युनिटीज को कम्युनल इलेक्टोरेट मिला। विच बैटल लेड टू द ट्रांसफर ऑफ दीवानी राइट्स टू ब्रिटिशर्स, तो दीवानी, मैं प्रेम की दीवानी हूं, अभी अभी बड़ा पढ़ने, कब मिले दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स क्या है? लैंड एंड रेवेन्यू राइट्स, टैक्स कलेक्शन राइट्स टू दी ब्रिटिशर्स। तो ये हुआ यहीं से हमारा, इसके बाद से हमारा रेगुलेटिंग एक्ट चालू हुए, तो उससे पहले वाली जो बैटल थी हमारी उससे हमारे को मिले। तो क्या वॉर है वो? एंग्लो इंडियन वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर। तो हमने जो अभी आज की क्लास चालू करी थी वो इधर से ही चालू करी थी। तो बैटल ऑफ बक्सर इन 1765, बैटल ऑफ बक्सर इन 1765
लेड टू द ट्रांसफर ऑफ दीवानी राइट्स टू द ब्रिटिशर्स, और इधर से क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इधर के दीवानी राइट्स ट्रांसफर किए गए ब्रिटिशर्स को। ठीक है, सो कहां से हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। विच एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, बताइए। तो जब हमारा सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस खत्म हो गया फाइनली, तभी हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। तो आपको ये बताना है, 2 क्वेश्चन का जवाब इसी में निकल जाएगा कि सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कब खत्म हुआ और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813, 1830, 1853, फटफट बताओ फटफट। तो इसका आंसर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1833, क्योंकि जैसे हमें पता है सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन 1773 एंड इट वाज फिनिश्ड और कंप्लीटेड बाय द चार्टर एक्ट, बाय द एक्ट ऑफ 1833। तो जो सेंट्रलाइजेशन खत्म हुआ उसके बाद ही तो हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया पूरे देश का। तो ये होगा इसका आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट 1833। चलो आगे, वाई वॉज द सेटलमेंट एक्ट 1781 इंट्रोड्यूस्ड? 1781 में सेटलमेंट एक्ट, अब मैंने आपको बताया था जो चार्टर एक्ट थे या रेगुलेटिंग एक्ट थे वो हर 20 साल के दरमियान लाए जाते थे। उसके बीच में अगर कोई नुआंसेस, कोई बारीकी या कुछ ऐसी गड़बड़ थी जिसको बहुत ही इंस्टेंट तरीके पे हमें सॉल्व करना होता था, तो हम बीच के अंदर भी एक्ट लेके आ जाते थे, उनको बोला जाता था सेटलमेंट एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया 1781 का, उसमें क्या हुआ, उसको लाने का पर्पस क्या था? तो 1773 में जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और सुप्रीम कोर्ट का सेटअप किया गया था 1773 में, जिसकी वजह से जो लॉ मेकिंग थी या जो एग्जीक्यूटिव था उसको जितना भी काम करना है वो करना था विद कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसकी वजह से देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वी इंट्रोड्यूस सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। सो द मेन पर्पस वॉज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि स्ट्रीमलाइनिंग काम ढंग से हो, कोई एक दूसरे के काम में माथाफोड़ी नहीं करे। सो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन वर सेपरेटेड बाय, कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया? तो ये भी आपको आना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो अभी हमने इससे पहले वाले में करा था सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव को भी फर्दर तोड़ दिया हमने, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन कर दिया। तो इसका मतलब है हमने लेजिस्लेटिव क्रिएट की। तो लेजिस्लेटिव क्रिएट कब करी गई है हमारी? सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को सेपरेट किया गया, हालांकि एग्जीक्यूटिव वाज स्टिल स्ट्रांग, बट फिर भी डिफरेंशिएशन वाज क्रिएटेड बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मूव टू बंगाल स्टार्टेड विद विच एक्ट? तो ये तो अभी हम कई बार कर चुके हैं। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चालू कहां से हुआ था हमारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इस पर समय खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें पता है 1773 में चालू हुआ, 1833 में चरम पे पहुंचा और फिर वापस से 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चालू हुआ, जो कि हमारे आज़ादी तक डिसेंट्रलाइज होता गया। ठीक है, तो आंसर क्या है 1773। मार्क करने की जरूरत है नहीं है। सो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वर मेड ओपन फॉर इंडियंस बाय विच एक्ट? तो बताना है। तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज याद करो, ईआईसी कोऑपरेट नहीं करती थी, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस यानी कि हायर लेवल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज वर मेड ओपन ओनली फॉर द पीपल हु वर रिकमेंडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबका ओपननेस नहीं थी इसमें, हर कोई नहीं बन सकता था, रिस्ट्रिक्टिव था। तो इसको ओपन कब किया गया कि हर कोई जा सकता है, हर कोई कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज में भाग ले सकता है और अपनी ज्वाइनिंग ले सकता है। तो ये पहला प्रयास चालू किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। प्रयास चालू किया था 1833 में, हमने पढ़ा था, लेकिन आपको ये बताना है कब हुई थी। अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, इसलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आता हुआ क्वेश्चन को भी लात मत मार देना कि गलती हो गई। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ढंग से दिमाग लगाओ कि इट वाज स्टार्टेड, द अटेम्प्ट वाज मेड इन 1833 और द प्रपोजल वाज गिवन इन 1833, हाउएवर इट वाज मेड ओपन
आफ्टर दी चार्टर एक्ट 1853। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा 1853, चार्टर एक्ट 1853। सॉरी। विच एक्ट क्रिएटेड सीओडी एंड बीओसी? सीओडी एंड बीओसी कौन सा एक्ट था जिसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया? तो वापस आपको क्या ध्यान करना है कि सबसे पहला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, वहां पे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट से एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को हमने बाइफरकेट करा, कहाँ पे? हमारे 1781 सेटलमेंट एक्ट के साथ। और फिर एक आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका पर्पस था हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए। तो जो कमर्शियल अफेयर है वो सीओडी को दे दिए, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं वो बीओसी को दे दिए। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट शुरुआत वाले थे रेगुलेट करने के लिए, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसका मेन काम ही क्या था? उनके अफेयर्स को रेगुलेट करना, तरीके से सेट करना। तो ये शुरुआत के टाइम में ही हुआ होगा। अब 1773 में है नहीं, सेटलमेंट एक्ट का हमें पता पड़ गया, तो फाइनली जाके क्या होगा? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि तब ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे विलियम पिट जूनियर। विच एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कौन से एक्ट से डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि कब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल कर रही थी। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 तक 1853 तक टाटा बाय बाय बोल दिया था, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। फिर सिपॉय म्यूटनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिससे क्राउन रूल चालू हुआ 1858 से, और वहीं से हमने गुड गवर्नेंस की बात करी या गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करी, और तभी जाके हमने जो हमारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट थी उसको हमने क्या नाम दे दिया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1858। पहले नंबर पे आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये इसका आंसर। विच एक्ट गेव ऑर्डिनेंस पावर टू दी वाइसरॉय? फैक्चुअल वे से सब पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 में जो आज की तारीख में मौजूद है प्रेसिडेंट की, अभी हमने जब पढ़ रहे थे, जब भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? काउंसिल एक्ट 1892, नो। काउंसिल एक्ट 1861, यस। कौन से एक्ट से आई थी? काउंसिल एक्ट 1861। तो आप ऐसे जैसे हाइलाइट्स मैंने आपको बना के दिए, ब्रीफिंग दिए, उन पॉइंट्स की आप ब्रीफिंग बना के एक पेपर में लिख लीजिएगा या एक कॉपी में निकाल लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज करिएगा। पूरा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लिया या हमने पढ़ लिया, उसके बाद ऐसे हाईलाइट्स बना के रखो, नोट्स बना के रखो, बहुत इजीली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन कर लो। हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी ट्रिकी फॉर सम, बट आपको बताना है। तो सबसे पहला मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में कौन था? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने पढ़ा था कि 3 लोग ऐड हुए थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव। लेकिन ये सब थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन आया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, ये आए थे एज अ लॉ मेंबर। एज अ लॉ मेंबर कैसे आए थे? एज अ लॉ मेंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल और हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, कई बार मैंने अभी पढ़ाते भी आपको बोला। सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो इनका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसको भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। तो अब चालू हुई है, आगे कंटिन्यू रहेगी, बट पहला लेक्चर हमें आ गया है और इसमें हमने पहला चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आ गए हों और खूब सारा प्रैक्टिस करना। और अगर आप पॉलिटी पूरी आती है, स्ट्रांग हो पॉलिटी में या पढ़ चुके हो पहले, तो IQ अरीना ऐप पे जाके टेस्ट प्रिपेयर करो, टेस्ट दो, क्या पता आपको कुछ इनाम विनाम मिल जाए और आपको मदद हो। और पढ़ने में मज़ा भी आता है जब आपको कुछ अचीवमेंट मिलता है, कुछ आपको कुछ हासिल होता है, रिजल्ट, काम, मेहनत करने पे, तो इट एक्ट्स एज एन मोटिवेशन। तो आप देखो मोटिवेटेड भी हो सकते हो। तो यू मस्ट ट्राई योर एंड, बट प्रोवाइडेड यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन दी सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी,
अभी नहीं आता, तुक्के के लिए पैसे खराब मत करना। वैसे पैसे 10 रुपये ही हैं, पर फिर भी 10 रुपये भी खराब मत करना, ये मेरी एडवाइस है। जब आपको लगे कि मैं पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हूँ, 10 के 100 बना सकता हूँ या प्राइज़ मिल सकता है, तभी आप इसको ज्वाइन करिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।